हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर है। इसमें हम जो सोमरफील्ड एक्सटेंशन था बोर मॉडल का, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उस वीडियो का, उस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। उस सेकंड पार्ट में उस लेक्चर का थर्ड पोर्शन के अंदर हम जानेंगे क्वांटम कंडीशन के बारे में, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट हम एज्यूम करके चले थे। सोमरफील्ड ने जो बताया था अभी 1916 के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मोशन करते हैं, ना कि सर्कुलर मोशन में। क्योंकि उसने, जो सोमरफील्ड ने क्या कोशिश की थी, क्या डिफाइन करने की कोशिश की थी कि हाइड्रोजन का जो फाइन स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फाइन स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश के अंदर उन्होंने एलिप्टिकल ऑर्बिट एजम्पशन किया था, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट। तो उसका हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस पार्ट को। थर्ड जो पोर्शन है उसके अंदर थर्ड पोर्शन में हम जानेंगे क्वांटम कंडीशन, और फोर्थ जो हमारा पोर्शन है वो भी रहता है। फोर्थ पोर्शन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे शेप एंड साइज ऑफ दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट in which electron is revolving around the nucleus and nucleus is at any fixed position of at foci of the ellipse। ठीक है, तो अब थर्ड के अंदर है क्वांटम कंडीशन। मेनली हमने क्या ड्राइव करनी है, क्वांटम कंडीशंस, और इसमें हम यूज करेंगे विल्सन सॉमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन। आपने अगर पहले लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा विल्सन सॉमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन क्या थी। वो फिर क्वांटम रूल भी, हम ये एक ही बात, क्वांटम कंडीशन या क्वांटम रूल हमने जाना था। तो अगर ये आपको पता है तो आपको आसानी होगी जानने में कि भी विल्सन क्वांटम कंडीशन क्या था, और उसकी हेल्प से हम ये क्वांटम कंडीशन कैसे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वांटम कंडीशन डिराइव करने का मतलब क्या है कि एलिप्स के अंदर एक सेमी मेजर एक्सिस होती है, एक सेमी माइनर एक्सिस होती है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि वो कब उस एलिप्स के अंदर उस क्वांटम नंबर के लिए, कोई भी क्वांटम नंबर। अब हम इसमें एलिप्स के अंदर दो कोऑर्डिनेट बात कर रहे थे, एक तो रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कोऑर्डिनेट, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो दो कंपोनेंट थे, रेडियल कंपोनेंट और एजिमुथल कंपोनेंट, जो कि आर और थीटा के अंदर थे। ठीक है, दो ही कोऑर्डिनेट थे 2D के अंदर एलिप्स कंसीडर किया, जिसके अंदर हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की बात की, आर और थीटा। ठीक है, तो उन आर और थीटा के लिए कुछ क्वांटम नंबर फिक्स हैं। क्वांटम नंबर फिक्स होंगे तो क्वांटम नंबर के लिए वो जो एलिप्स है उसकी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस वो अलग अलग होगी। ठीक है, क्वांटम नंबर के लिए सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस अलग अलग होगी। उसके लिए कंडीशन होगी, उसे हम क्वांटम कंडीशन कर रहे हैं उस एलिप्स की। उसे डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, विल्सन सॉमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन। ये क्या कहती है, अगर रेडियल कंपोनेंट और जो थीटा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट और एजिमुथल कंपोनेंट या ऑर्बिटल कंपोनेंट, उसके लिए पी आर डी आर, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन वो एन आर एच के इक्वल होता है। ये पहली क्वांटम कंडीशन थी। और सेकंड क्वांटम कंडीशन पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू के एच। अगर के उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर है, एन आर उसका रेडियल क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल में। ठीक है, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। पी थीटा कौन सी है, उस थीटा कोऑर्डिनेट के कंजुगेट एक एंगुलर मोमेंटम है पी थीटा, और उसके लिए मोमेंट, और आर रेडियल, जो आर कोऑर्डिनेट है, रेडियल कोऑर्डिनेट है, उसके कंजुगेट एक जनरलाइज्ड मोमेंटम है पी आर, और ये पी थीटा भी मोमेंटम है थीटा कोऑर्डिनेट के कंजुगेट। तो इसके लिए हम विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम रूल का हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो अब इसका अगर हम निकालें पी थीटा, दोनों की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन की एलिप्स के अंदर, और दोनों की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी उसका हम यूज कर रहे हैं क्वांटम कंडीशन डिराइव करने के लिए। तो पहले हम पी थीटा डी थीटा की अगर इंटीग्रेशन करते हैं, थीटा कहां से कहां वेरी करता है, 0 to 2 पाई। ठीक है, अगर 0 to 2 पाई कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म होगा एलिप्स का, और पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू के एच है। पी थीटा बाहर आ गया, ओनली बचेगा पी थीटा 2 पाई, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है वो के एच के इक्वल आई, और पी थीटा की वैल्यू क्या आई, के एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, पी थीटा आ गया अपना मोमेंटम की वैल्यू। अब हमने कैलकुलेट करना है ये जो पहले वाला रेडियल कंपोनेंट के लिए मोमेंटम है, इसका इनक्लोज्ड इंटीग्रल पी आर डी आर। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पी आर की जरूरत पड़ेगी। पी आर क्या है, मोमेंटम, रेडियल मोमेंटम। तो हमने जो फर्स्ट आर्टिकल स्टडी किया था इसके अंदर ही, इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जाना था भी जो पी आर है मोमेंटम वो एम आर डॉट के इक्वल होता है, जब हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो उसके अंदर मोमेंटम का केस हुआ था, पी एम आर डॉट हमने लिखा था। तो अब एम आर डॉट यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है रेडियल कंपोनेंट के लिए एम आर डॉट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एम इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी।
कर सकते हो ये पुट। और एक पी थीटा हमने लिखा था, उसमें पी थीटा की वैल्यू आई थी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो वहां से अगर थीटा डॉट की वैल्यू निकालो तो पी थीटा डिवाइडेड बाय में एम आर स्क्वायर आएगा, यही आएगी वैल्यू थीटा डॉट की। इसके अंदर देखिए डी थीटा बाई डी टी, इसको आप थीटा डॉट से रिप्लेस कर सकते हो, थीटा डॉट। तो यहाँ पे हम अगर थीटा डॉट की ये वैल्यू पुट करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, देखिए पी आर की वैल्यू आई अपनी एम इंटू डी आर अपॉन डी थीटा और मल्टीप्लाई में पी थीटा डिवाइडेड बाय में एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसल, बचेगा अपना पी थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा। इतनी क्वांटिटी पी आर की आई, ठीक है। अब आर जो डी आर है, अब तो ये पी आर हो गया, ओनली डी आर बचा। डी आर को अगर हम चेंज करना चाहें थीटा कोऑर्डिनेट के अंदर तो हम कर सकते हैं डी आर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, लिख सकते हो आप इसको। तो ये पी आर और डी आर की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं और देखते हैं भी क्या थीटा की वैल्यू तो चेंज होनी है 0 to 2 पाई। तो पुट करोगे तो एक बात और इसमें क्वांटम नंबर वाली बात बतानी भूल गया थोड़ी, कि जो एन आर कौन सा है क्वांटम नंबर, रेडियल क्वांटम नंबर, और के ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जो टोटल क्वांटम नंबर है एन, उसे आप एन आर प्लस के लिख सकते हो, ठीक है। तो एन आर प्लस के, ये स्मॉल के है, तो एन आर रेडियल क्वांटम नंबर और प्लस में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू टोटल क्वांटम नंबर उस एलिप्टिकल ऑर्बिट का, ठीक है। तो एन की वैल्यू अब डी आर और पी आर की वैल्यू आ गई, इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हो तो 0 to 2 पाई पी आर की वैल्यू पी थीटा डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर इनटू डी आर अपॉन डी थीटा, यही है पी आर की वैल्यू। और डी आर की वैल्यू ये रही, यानी कि डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई अपनी इंटीग्रेशन की, और ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, एन आर एच के इक्वल, एन आर एच के इक्वल, ठीक है। इंटीग्रेशन को सोल्व करते हो तो देखिए पी थीटा बाहर आ जाता है अपना, पी थीटा अगर हम बाहर लिखते हैं और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे मत लिखना ना, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी इनके अंदर अंतर होता है, आपको इतना तो पता होगा ना, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है, ये इक्वल नहीं होता डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर के, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर है 2, ठीक है। तो इसमें आप 1 बाय आर स्क्वायर हो गया और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में डी थीटा इज इक्वल टू एन आर एच। और पी थीटा की वैल्यू हमने निकाली, वो क्या आई थी, पी थीटा की वैल्यू के एच अपॉन 2 पाई, के एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहां से एच है वो एक एच कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस पूरी क्वांटिटी को अगर आप उस साइड लेके जाने चाहो तो 2 पाई अपॉन के हो जाएगा, यानी कि 2 पाई एन आर अपॉन के हो गया, ठीक है। अब अगर थोड़ा ध्यान हो तो ये क्वांटिटी फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई थी, थोड़ी ध्यान हो तो आपको, इसका होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल था, तो वो आया था अपना एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। इतनी क्वांटिटी आई थी, अगर आपको थोड़ी सी रिमेंबर है, थोड़ा ध्यान है, तो वो ये क्वांटिटी 1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है, वो एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब हमने एनर्जी कैलकुलेट किया था तब हमने ये पूरी क्वांटिटी डिराइव की थी, वो आई कैसे थी, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो अब ये जो वैल्यू है 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर थीटा का होल स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं और इंटीग्रेशन को अगर सोल्व करते हो तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई किसके इक्वल थी, वो एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में डी थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू एन आर 2 पाई डिवाइडेड बाय में के, इतनी वैल्यू आई, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व करना चाहो ना, पूरी इक्वेशन को सोल्व करना चाहो तो आप इसको बाय पार्ट सोल्व कर सकते हो। बाय पार्ट सोल्व करने के लिए आपको इसमें फर्स्ट पार्ट मानना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे तो किसके इक्वल होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन इसका डिफरेंशिएशन होता है du अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो du अपॉन dx और इसके मल्टीप्लाई में आता है इंटीग्रेशन ऑफ v
और इसके साथ में dx, इसके पूरे के साथ में एक dx हो रहेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन u इंटू वी बाय पार्ट्स अगर सोल्व करना चाहो तो यहाँ पे u की वैल्यू अगर आप पुट करोगे ना एप्सिलॉन साइन थीटा, और v की वैल्यू अगर पुट करते हो एप्सिलॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पुट करते हो तो आपका इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सोल्व नहीं कर रहा हूं उसको, तो वो रिजल्ट आएगा अपना किसके इक्वल आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय में 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर 1/2 और माइनस में 2 पाई। ठीक है, और ये पूरी क्वांटिटी आई nr 2 पाई डिवाइडेड बाय में k के इक्वल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप, इस 2 पाई को इस साइड रख दो, तो इसमें अगर इस साइड रखोगे तो 1/2 पाई होगा, और यहां से अगर 2 पाई कॉमन लेते हो तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, यानी कि ये 1 और इधर 1। ठीक है, तो ये इधर nr/k बच गया, nr/k। और अगर इस -1 को उस साइड लेके जाते हो तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाना है। ठीक है, अगर एलसीएम लेते हो k, अगर k एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे 1 की जगह k आ जाएगा, और ये ब्रैकेट पूरी आ जानी है n प्लस k डिवाइडेड बाय में k। और यहां से एक देख रहे हो कि nr प्लस k वो है टोटल n के इक्वल है, तो यहां से यानी कि n/k हो जाना है, ये पूरी क्वांटिटी n/k होगी। ठीक है, इतनी आगे क्वांटिटी, तो n/k आने के बाद अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का 1/2 है वो k/n के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो तो 1 बाय एसेंट्रिसिटी 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के बीच में जो रिलेशन होता है ना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है b स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर। अगर इसका अंडर रूट करते हो तो ये b बाय a हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर v बाय a वैल्यू पुट करते हो तो b बाय a इज इक्वल टू k बाय h। अब k बाय h है, h नहीं है n है, सॉरी k बाय n है, क्योंकि यहाँ पे n बाय k था ना टोटल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे k बाय n आएगा, h नहीं है। b बाय a इज इक्वल टू k बाय n, ये जो आई है इसे कहते हैं रिक्वायर्ड क्वांटम कंडीशन। जो अपने को जो क्वांटम कंडीशन चाहिए थी ना, रिक्वायर्ड क्वांटम कंडीशन फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट, उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो क्वांटम कंडीशन हमें चाहिए थी वो क्वांटम कंडीशन हमने निकाल ली, b बाय a इज इक्वल टू k बाय h। ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि रेशियो ऑफ सेमी माइनर एक्सिस टू सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर टू द टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, या फिर इसके अंदर टोटल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आप यहां से रिप्लेस करो तो यहाँ पे nr प्लस k भी पुट कर सकते हो, या फिर nr प्लस k को n से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो वो कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है, जिसके अंदर फॉर्म में रखना चाहो तो उसमें रख सकते हो। तो b बाय a की वैल्यू आ गई अपनी। ठीक है, तो ये अपने रिक्वायर्ड क्वांटम कंडीशन थी। अब अगर हम एप्सिलॉन इसेंट्रिसिटी निकालना चाहे यहां से, तो इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। किस तरह से कि 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी अभी, तो अभी हमने निकाली 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी 1/2 है कि अगर रिप्लेस करते हैं तो ये b बाय a के इक्वल आता है, ये था। और ये b बाय a किसके इक्वल है, k बाय n के, यानी कि यहाँ पे पुट कर सकते हो आप k बाय n पुट कर दिया। अगर हम इस माइनस को उस साइड लेके जाते हैं तो क्या होगा, एप्सिलॉन इधर 1 माइनस उसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस था और उस साइड जाएगा तो ये एप्सिलॉन प्लस का होगा और उसको इस साइड लेके आता है नेगेटिव का हो जाना है, तो ये सेम हो गया। ठीक है, 1 माइनस k बाय n हो गया, और यहाँ से एप्सिलॉन है वो वैल्यू आ गई 1 माइनस k बाय n अंडर रूट, या फिर n माइनस k डिवाइडेड बाय में n की पावर 1/2। इसेंट्रिसिटी आ गई उस ऑर्बिटल की। अब जो इसेंट्रिसिटी है ना वो इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, b बाय a के ऊपर, क्योंकि हमने इसको b बाय a के इक्वल पुट करके लिया है ना। अगर जो इसेंट्रिसिटी उस इलिप्स की तभी पॉसिबल होगी जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि अगर उसका सेमी माइनर एक्सिस का रेशियो सेमी मेजर एक्सिस से वो इक्वल आता है उसके एजिमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के रेशियो उस टोटल क्वांटम नंबर से। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये क्वांटम कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी जो वैल्यू आएगी तभी वो इसेंट्रिसिटी की पॉसिबल वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इसेंट्रिसिटी को b बाय a के इक्वल वहां से पुट करके ही ये इक्वेशन निकाली है। ठीक है, तो अब एक बात और कि n r और k की वैल्यू क्या हो सकती है, n r की वैल्यू, n की वैल्यू और k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। जो k और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, तो वो अगर k की वैल्यू 0 होती है, मान लीजिए k की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहां से क्या आएगी, b की वैल्यू 0 आ जानी है। अगर b की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि एलिप्स है, ये एलिप्स के अंदर ये a है और ये सेमी माइनर एक्सिस b है। अगर b 0 हो गया तो एक ओनली लाइन ही फॉर्म होगी जो कि किसी न्यूक्लियस से पास हो रही है।
ओनली लाइन बचेगी। तो यहाँ पे ये बी की जीरो है वो पॉसिबल नहीं होना, क्योंकि एलिप्स नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन कहां पे करेगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, तो बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी कि के की वैल्यू है वो नॉन जीरो हो सकती है, ठीक है। तो के की वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी, तो के कहां से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 इस तरह लाइक करेगा। और जो एन आर है वो आप जीरो से ले सकते हो, 0 1 2 3 इस तरह से, क्योंकि एन आर की वैल्यू आप देख रहे हो कि जो एन आर है रेडियल क्वांटम नंबर, इसकी अगर वैल्यू जीरो भी लेते हो, इसके अंदर अगर पुट करते हो एन आर प्लस के, अगर इसमें भी वैल्यू पुट करते हो जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 रहेगा, यानी कि बी बाई ए है वो 1:1 वो सर्कल बनेगा एन की वैल्यू 1, ठीक है। तो एन आर की वैल्यू अगर 1 पुट हो जाती है तो वहां पे क्या बनेगा, ओनली सर्कल बनेगा, क्योंकि b इज इक्वल टू ए आ जाना है, ठीक है। तो एन आर की वैल्यू 0 1 2 3 वो है, वो इस तरह से पुट कर सकते हो, बट k की वैल्यू 1 2 3 होगी। और अब जो हमारा लेक्चर है आज का, जो सेकंड पार्ट है सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल, उसका लास्ट टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट का शेप हमने डिफाइन करनी है, किस शेप की होगी, वो तो हम कह रहे हैं एलिप्स है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। और साइज क्या होगा कि उसकी सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम इसके अंदर। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी आएगी, और जो एनर्जी है वो किसके इक्वल थी, -mz² e की 4 डिवाइडेड बाय में 2p थीटा स्क्वायर इनटू 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू b² बाय a²। ये हमने कैलकुलेट किया था पहले, जब सेकंड पॉइंट था ना इस लेक्चर का, जो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर सेकंड पोर्शन के अंदर हमने एनर्जी कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर ये एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, जिसके अंदर 1/r इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर को कंपेयर इक्वल टू हमने एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा लिखा था। और वहां से उनकी वैल्यू पुट करने के बाद उनका इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करके हमने आर स्क्वायर और डी, जो आर स्क्वायर और आर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किए थे। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया तो आपको ध्यान में होगा, नहीं तो सारा कुछ ऊपर से जा रहा होगा, कुछ पता नहीं चल रहा होगा। तो अगर आपने लेक्चर लगाया है तो आपको पता होगा कि भी आर स्क्वायर और आर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद हमने एनर्जी की वैल्यू और ये दूसरी जो आर का कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद ये टर्म आई थी। तो यहां से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एनर्जी की वैल्यू है वो ये थी। एनर्जी की वैल्यू हम अभी जो क्वांटम नंबर की वैल्यू जो निकाली हमने, क्वांटम कंडीशन निकाली, जिसके अंदर हमने क्या निकाला, एक तो पी थीटा तो हमने निकाला ही था, पी थीटा इज इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और एक क्वांटम कंडीशन थी बी बाय ए इज इक्वल टू के बाय एन के इक्वल, और इसी की हेल्प से हमने निकाला 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, कि अगर हाँ के स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। क्योंकि b बाय ए इसका जो पावर जो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर जो 1/2 होती है वो b बाय ए के इक्वल होती है। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आता है, और b स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू ये पुट आ जाती है, ठीक है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर और m स्क्वायर, जो इसकी यूज करेंगे, इसका भी यूज करते हैं हम इसके अंदर। अगर इस इक्वेशन के अंदर b बाय ए की वैल्यू k बाय n की फॉर्म में लिखें, और p थीटा की वैल्यू भी अगर k बाय n की फॉर्म में लिखें, क्वांटम नंबर की फॉर्म में, तो E की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, E इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर E की 4। जो एनर्जी की वैल्यू है ना, ये हमें डिफाइन करके बताएगी कि भी ये जो सिंपल हम एक्सटेंशन कर रहे हैं सोमरफेल्ड की बोर एटम के अंदर, बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर, ये फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाई, बट सोमरफेल्ड ने आगे इसको और एक्सटेंड करके इसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तभी आपको इसमें लिमिटेशन ये तभी पता चलेगी भी ये क्यों नहीं कर पाई, रिलेटिविस्टिक की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो ये e इंटू माइनस एम जेड ई की 4 डिवाइडेड बाय में पी थीटा 2 इंटू पी थीटा का स्क्वायर है। तो पी थीटा की वैल्यू ये है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हम इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में के स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ये होगा इसके साथ में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर पहले पढ़ा है, और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इसकी जगह आ जाना है अपना के स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन स्क्वायर, ठीक है। इतनी क्वांटिटी आ गई। अब यहां से अगर कुछ कट वगैरह भी करते हो तो क्या होने वाला है, कट के स्क्वायर से एक के स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये h है, n नहीं है, n और h के अंदर आपको कंफ्यूजन होने वाली है शायद, तो ये n स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में आ गया, n स्क्वायर, ठीक है। ये h है और ये n है। तो एनर्जी डिपेंड कर रही है ओनली n के ऊपर, k के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि k तो कैंसिल आउट हो गया, एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n स्क्वायर की। तो यहां से ओनली एनर्जी डिपेंड कहां पे कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इसे कहते हो आप, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंड कर रही है, आप यहां से k पर नहीं डिपेंड कर रही। अगर k पर डिपेंड नहीं कर रही है एनर्जी, तो हम इसके अंदर जब एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे ना,
तो वो k की वैल्यू और n की वैल्यू आप देखें कोई भी शेप के अंदर कैसे वेरिएशन कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं, और फिर बाद में लिमिटेशन उसकी बताऊंगा भी किस तरह से लिमिट कर रहा है। ये ओनली आप एक बार इसे देखिए कि एनर्जी है वो ओनली n पे डिपेंड कर रही है, k पर डिपेंड नहीं कर रही। तो अब ये तो e की वैल्यू आई। अब अगर हम यहाँ से निकालें ये a की वैल्यू, इस इक्वेशन से a की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर a की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, a को इस साइड लेके जाते हैं तो आपकी इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, ये क्वांटिटी डिवाइड में आ जाएगी m z e स्क्वायर इनटू 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, अभी हमने k स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, तो यहाँ पे k स्क्वायर ओवर n स्क्वायर करोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा n स्क्वायर ओवर k स्क्वायर, ये n है, ठीक है। और p थीटा की वैल्यू k h अपॉन 2 पाई, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो k स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 पाई का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इतनी टर्म होगी, ये n है, n स्क्वायर ओवर k स्क्वायर, ठीक है। तो ये h है, ये n है। a इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहां से k अगर कट करते हो तो ये k भी कैंसिल हो जाना है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और a की वैल्यू अगर इसे आप ऐसे लिख सकते हो a नोट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में z, तो a नोट की वैल्यू क्या होगी, a नोट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m z, और z तो सॉरी वहां पे लिख दिया तो ओनली बचेगा e स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अगर 4 से 4 कैंसिल करते हो और एक पाई से पाई कैंसिल करते हो तो भी कर सकते हो, तो यानी कि a नोट की वैल्यू आई एप्सिलॉन नोट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m e स्क्वायर पाई। तो ये होती है ना वैल्यू, ये रेडियस होती है बोर के फर्स्ट ऑर्बिट की, रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो a नोट की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू क्या है, a नोट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में z, आप ऐसे लिख सकते हो a नोट a इक्वल टू a नोट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में z, ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू b बाय a इज इक्वल टू k बाय n, यानी कि a इसके मल्टीप्लाई में आ जाना है। अगर a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो ये इसके इक्वल होगा a नोट n स्क्वायर और k डिवाइडेड बाय में n, n है या क्या है, ये z है, सॉरी k बाय n है ना, वहां n आएगा और इसके डिवाइडेड बाय में z है, तो एक n से एक n कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो b और a की वैल्यू आ गई, वो दोबारा लिख देता हूं, a इज इक्वल टू a नोट n स्क्वायर ओवर z, और b की वैल्यू आई a नोट n k इंटू डिवाइडेड बाय में z, ठीक है। a नोट n इंटू k डिवाइडेड बाय में z, b की वैल्यू है और a की वैल्यू a नोट h स्क्वायर डिवाइड बाय में z, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस की दोनों की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे इसकी शेप, इसका साइज, क्या साइज होगा इस एलिप्स का उस ऑर्बिट के अंदर। अगर हम हाइड्रोजन केस का, कोई भी हाइड्रोजन एटम का केस कंसीडर करें, सबसे सिंपल केस है हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से आप ड्रॉ करोगे, a की वैल्यू a नोट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में z, b की वैल्यू a नोट n k डिवाइडेड बाय में z। अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन एटम के केस के लिए z की वैल्यू 1 होगी, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ओनली सिंपल इससे। तो a की वैल्यू a नोट n स्क्वायर a नोट n k फॉर हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। a और b की वैल्यू होगी। अगर हम अब देखिए n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होती है, n की वैल्यू अभी हमने क्वांटम नंबर स्टडी किया था ना, क्वांटम कंडीशन स्टडी की थी, जिसके अंदर n था, जो n की वैल्यू आई थी वो nr प्लस k होती है, ये होता है। तो n k की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 से, और nr की वैल्यू वो 0 1 2 3 इस टाइप से। जो n की वैल्यू होती है वो भी 1 2 3 से होती है, क्योंकि अगर n की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे ना, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये nr प्लस k पूरा 0 हो जाना है। तो ये 0 कब होगा, जब ये दोनों क्वांटिटीज इंडिविजुअली 0 होंगी, तभी पॉसिबल है, वरना तो नहीं है। और k 0 हो नहीं सकता, यानी कि n की वैल्यू भी वो 0 नहीं हो सकती, वो n कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इसी तरह से स्टार्ट होगा। तो अगर अब n की वैल्यू इसके अंदर हम यूज करें हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर n की वैल्यू 1 है, मान लीजिए n की वैल्यू कैपिटल n की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कैपिटल n नहीं है स्मॉल n है, इज इक्वल टू अगर 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, 1 से कम अगर 1 लेते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या होगी, a नोट, ओनली a नोट होगा, और b की वैल्यू भी अब k पे डिपेंड कर रही है, a की वैल्यू ओनली n के ऊपर है, b की वैल्यू k पर भी है और n पे भी है। अगर n की वैल्यू 1 है तो nr प्लस k की वैल्यू 1 होगी, और ये पॉसिबल कब है, जब nr की वैल्यू 0 होगी, या तो nr की वैल्यू क्या हो सकती है 0,
और या फिर k की वैल्यू 0, k 0 हो नहीं सकता, यानी कि nr 0 होगा तभी k की वैल्यू 1 आएगी, तो तभी वो n की वैल्यू 1 होगी, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर k की वैल्यू 1 आ जाती है, n की वैल्यू भी 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी a0। ठीक है, तो इसके अंदर सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों क्या हुई इक्वल, a0 के इक्वल। तो इस केस में जो ओनली सर्कल फॉर्म होगा जिसकी रेडियस होगी a0। ठीक है, फर्स्ट केस में जब n की वैल्यू 1 है तो उसमें ओनली सर्कल बनेगा। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 2 लेते हो आप, n की वैल्यू 2, ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 लेते हो तो देखिए n की वैल्यू 2 होने पर k की वैल्यू क्या आएगी, nr प्लस k इज इक्वल टू 2। nr की वैल्यू 0, अगर nr की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू 2 है, अगर nr की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 1 है, तो यानी कि k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2 दो अलग अलग वैल्यू होगी। अगर k की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या हुई, a इज इक्वल टू, इसमें n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4a0। ठीक है, और b की वैल्यू इसमें क्या पुट करना है अपने को, a की वैल्यू भी 2 और n की वैल्यू भी 2, 2 into 2 4, 4a0, b की वैल्यू भी 4a0 होगी। ठीक है, और k की वैल्यू अगर 1 है, 1 होगी तो a की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि k पे डिपेंड नहीं कर रहा, 4a0 ही रहेगी, बट जो b की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो यहाँ पे 2a0 बचेगा, 2 into 1 into a0, यानी कि b की वैल्यू 2a0 होगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर दो अपने पास जो ज्योमेट्रीज है वो बनेगी। पहली तो एक सर्कल बनेगा जिसके अंदर, क्योंकि a और b दोनों इक्वल है, 4a0 फिर 4a0, जिसकी रेडियस क्या होगी, एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस होगी 4a0। ठीक है, और दूसरा बनेगा एलिप्स जिसकी सेमी मेजर एक्सिस 4a0 है, जिसकी सेमी जो मेजर एक्सिस है वो 4a0 है और b की वैल्यू 2a0 है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये अगर ये इसका सेंटर है, ठीक है, अगर ये इसका सेंटर है तो यहां से एक एलिप्स पास होगा जिसकी सेमी मेजर एक्सिस आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, सेमी मेजर एक्सिस एलिप्स यही बनेगा। ठीक है, तो इसकी सेमी मेजर एक्सिस वो 4a0 होगी और इसकी जो माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस, वो क्या है 2a0। ठीक है, a और b की वैल्यू ये इस तरह से एक एलिप्स फॉर्म होगा। अब केस करो अगर n इज इक्वल टू 3 का, अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करते हो आप, अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करते हो तो k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या n, k की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, और या k की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो अगर k की वैल्यू 3 है या फिर k की वैल्यू मान लेते हैं पहले k की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9a0 और b की वैल्यू क्या होगी a0 3 इंटू k की वैल्यू 3 9, तो यानी कि ये 9a0 हो गया। अगर k की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है, अगर k की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, तो उस केस के अंदर कितनी होगी, a की वैल्यू तो हम सेम रहेगी 9a0 और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू वो होगी, इसमें 2 पुट करोगे तो 6a0। ठीक है, इसी तरह से अगर k की वैल्यू 1 हो जाती है और n की वैल्यू 3 हो जाती है, तो उस केस के लिए a की वैल्यू क्या होगी 9a0 ही रहेगी सेम, और b की वैल्यू वो 3 into 1 यानी कि 3a0 होगी b की वैल्यू। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो एलिप्स की फॉर्म बनेगी तो उसमें दो तो एलिप्स बनेंगे जिसके अंदर एक जिसकी सेमी मेजर एक्सिस तो 9a0 ही रहेगी, एक और माइनर एक्सिस 3a0, और दूसरा एलिप्स जिसकी सेमी मेजर एक्सिस है 9a0 और सेमी माइनर एक्सिस 6a0, और एक बनेगा सर्कल 9a0 b इज इक्वल टू 9a0। ठीक है, तो आप इसके अंदर अगर ये 9a0 है तो एक सर्कल, एक एलिप्स इस तरह से बनेगा जिसकी 6a0 होगी और एक एलिप्स इस तरह से बनेगा जिसकी 3a0 होगी। ठीक है, जो 9a0 ये तो सेम रहेगी बट जो माइनर एक्सिस है वो अलग हो जानी है, मेजर एक्सिस सेम रहेगी बट माइनर एक्सिस है वो अलग होगी। तो देखिए k की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी ना, k की वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉल होगी, k जितना स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। मोर एलिप्टिकल इज द ऑर्बिट, मोर एलिप्टिकल इज द ऑर्बिट, क्योंकि यहां से अगर आपको पता चल रहा है क्योंकि k की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, k की वैल्यू 2 है तो थोड़ी सी ज्यादा है, जितनी ज्यादा k की वैल्यू होगी उतना ही कम एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर्म होगा। और एक बात नोट करने वाली कि इसमें हमेशा एक सर्कल जो फॉर्म है वो तो होगा ही होगा जब k की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब k की वैल्यू 3 हम लेके चल रहे हैं, जब n की वैल्यू 3 है तो एक पॉइंट के ऊपर, एक वैल्यू के ऊपर जो n की वैल्यू जो मैक्सिमम है उसी के ऊपर जो k की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तब एक सर्कल तो फॉर्म होगा ही होगा। बट जो बाकी एलिप्स आएंगे वो एलिप्स डिपेंड करते हुए जाएंगे ओनली k की वैल्यू पर, n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बात इसमें कि वो ओनली किस फॉर्म में हो रहा है,
कि उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है ना वो हमेशा सेम रहती है, बट सेमी माइनर एक्सिस है वो चेंज हो रही है, और वो डिपेंड कर रही है ओनली के की वैल्यू पर। ठीक है, तो ये शेप एंड साइज हो गया। अब शेप एंड साइज एक तो ओनली बोर रह रहा है, बोर एटॉमिक मॉडल है वो एक, जो बोहर का जो फर्स्ट और जो हो रहा है सर्कल फॉर्म हो रहा है वो एक मॉडल तो रह ही रहेगा। ठीक है, एक शेप तो रह ही रहेगी। अब बात आती है बाकी की, तो उसके अंदर एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, एनर्जी डिपेंड कर रही थी E is directly proportional to 1 by n square, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n square। ठीक है, तो ये एनर्जी है वो K के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अगर K पे एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही तो यहाँ पे कोई नए एनर्जी लेवल्स भी नहीं मिल रहे। अगर कोई नए एनर्जी लेवल्स नहीं मिल रहे तो ट्रांजिशन वगैरह हम नहीं बता पाएंगे कि भी फाइन स्ट्रक्चर किस तरह से मिल रहा है। तो फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाया, ये सिंपल जो अभी तक हमने करेक्शन स्टडी किया, जो एक्सटेंशन सॉरी करेक्शन नहीं, जो एक्सटेंशन था बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर, तो इस ये कंप्लीट फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन थी इस सोमरफेल्ड जो थ्योरी है इसके अंदर रिलेटिविस्टिक करेक्शन आएगी, वो उसका फाइन हाइड्रोजन का फाइन स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करेगी, क्योंकि एनर्जी है वो वहां पे के के ऊपर वैल्यू भी डिपेंड करेगी। के की वैल्यू क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करेगी एनर्जी। तब वहां से हम फाइन स्ट्रक्चर को उसकी एक्सप्लेनेशन है वो स्टडी करेंगे भी किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फाइन स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर पाएगी जो समरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, जिसके अंदर हमने जान लिया जो तीसरा और चौथा पॉइंट रहता था, जिसके अंदर हमने एक तो शेप एंड साइज कैलकुलेट किया और जो इसकी क्वांटम कंडीशन थी वो भी हमने डिराइव की। और पहले जो फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर बाकी दो, जो एक तो डिफरेंशियल फॉर्म थी उस एलिप्टिकल ऑर्बिट की, सेकंड एनर्जी कैलकुलेट किया था जो सोमरफेल्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ये लेक्चर, ये जो दोनों लेक्चर्स हैं अगर आपने अटेंड किए हैं पूरे तो आपको पता होगा कि भी इन दोनों लेक्चर्स के अंदर क्या हुआ है। और ये थोड़ा नया आर्टिकल था, बिल्कुल ही नया, ये आपने अभी तक +2 या फिर ग्रेजुएशन के अंदर भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक नहीं पढ़ा होगा शायद। ये समरफेल्ड्स जो क्वांटम कंडीशन वगैरह है, समरफेल्ड का नया मॉडल है। अभी तक जितने स्टूडेंट्स होते हैं तो ग्रेजुएशन से पहले पहले ये +2 वगैरह तक ओनली बोर एटॉमिक तक ही सीमित होते हैं, बट कुछ नया टॉपिक आता है ग्रेजुएशन के अंदर आपको कुछ पता चलता है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी समरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन है वो स्टडी करेंगे। तो इसलिए चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहे ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्या है। और उसके बाद आगे वेक्टर एटम मॉडल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस एटॉमिक फिजिक्स का, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में भी क्लिक करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।